फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से जुड़े एक पीवाईक्यू के प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, राजनीति का अपराधीकरण भारत में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? इसके कारणों, प्रभावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णयों का विश्लेषण कीजिए। सुधारात्मक उपायों का भी उल्लेख करें। How does criminalization of politics impact democracy and governance in India? Analyze the causes, effects, and key judgment given by Supreme Court. Also mention corrective measures. तो इसमें टोटल 3 से 4 डिमांड पूछा गया है, जिसमें पहला है कारण, फिर प्रभाव, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट और उसके बाद सुधारात्मक उपाय क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का। और ये प्रश्न 38 मार्क्स का है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये प्रश्न है। तो इसे हर एक पॉइंट को डिटेल में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न की भूमिका अर्थात इंट्रो की बात करते हैं। तो इसमें आप लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के मीनिंग को बता सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स. It is a situation in which people with criminal background contest and win elections and they exercise the power of legislate and govern. इसमें है राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ है राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, फिर कानून बनाने और शासन करने की शक्ति का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसे इस प्रश्न के इंट्रो के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न के मुख्य भाग की। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड एमपीज़ के डाटा हैं। इसे आप लोग डायरेक्टली यहाँ तो लिख सकते हैं या फिर इसी प्रश्न के हेडिंग या सब हेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ADR एनालिसिस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके एक संस्था है, जिसका एनालिसिस बताता है कि जो 18वां लोकसभा 2024 में जिसका चुनाव हुआ था, उसमें 251 आउट ऑफ 543, मतलब 543 में टोटल 251 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो टोटल 46% होते हैं। अगर पुराने डाटा की बात करें तो 2004 में टोटल 128 ऐसे एमपी थे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। फिर 2009 में 162 एमपी, 2014 में 185 एमपी और 2019 में टोटल 233 ऐसे एमपी थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड थे। तो इस डाटा का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट हेडिंग की। तो आप लोग हेडिंग देंगे राजनीति के अपराधीकरण के कारण, रीजन एंड काउजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसके अंतर्गत जो पहला सब हेडिंग आएगा वो है वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। फिर है धन और बाहुबल, मनी एंड मसल्स पावर। फिर है कानून का कमजोर क्रियान्वयन, वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। फिर है सामाजिक और आर्थिक असमानता, सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। फिर है जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो आप लोग को इन 5 पॉइंट्स को लिखना है। या तो आप इसे फ्लो चार्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इस तरह से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ कंटेंट है तो इसे 1 से 2 लाइन में इसे एक्सप्लेन कर देना है। और ये कंटेंट कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। या तो आप अपने नोट्स को फॉलो करें, या फिर किसी कोचिंग के स्टैंडर्ड नोट्स को फॉलो करें, या फिर हमारा द्वारा जो चलाया जा रहा है कॉन्सेप्ट सीरीज, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इसके अंतर्गत क्या कंटेंट लिखना है वो मिल जाएगा। तो आपको ये 5 हेडिंग को, सब हेडिंग को ध्यान रखना है राजनीति के अपराधीकरण के कारण में। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है इफेक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव। तो अब हमें इफेक्ट लिखना है। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डालता है। तो इसके अंतर्गत जो पहला सब हेडिंग आएगा वो है डिटोरेट द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की गुणवत्ता में गिरावट। तो आप लोग को तो पता होगा कि कैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसके कारण लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आती है। फिर है द यूज़ ऑफ ब्लैक मनी इंक्रीजेज इन इलेक्शन प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली है कि मसल्स पावर का यूज करके वो लोग काले धन कमाते हैं और उसका यूज वो इलेक्शन में जीतने के लिए करते हैं। फिर है क्रिमिनल प्रमोट्स करप्शन, कल्चर ऑफ वायलेंस,
अपराधी भ्रष्टाचार और समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा वो सत्ता में काबिज हो सके, इसलिए वो लोग भ्रष्टाचार या फिर समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अब है दूसरा इसमें जो है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, अब है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, समाज पर प्रभाव। तो इसके अंतर्गत जो पहला आप लोग सब हेडिंग देंगे वो है ड्यू टू क्रिमिनल पॉलिटिशियन सिटीजन लॉस्ट फेथ इन लॉ एंड जस्टिस सिस्टम। आपराधिक राजनेताओं के कारण नागरिकों का कानून और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। तो ये तो शाश्वत सत्य है। फिर है दूसरा इसमें सब हेडिंग देंगे वो है एन एटमोस्फियर ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर इज क्रिएटेड इन सोसाइटी। समाज में असुरक्षा और भय का वातावरण बढ़ना, जैसा कि अभी बिहार इलेक्शन में भी आप लोग देख लेंगे कि कैसे मोकामा में फायरिंग हो गया इलेक्शन कैंपेन के दौरान। फिर है डेवलपमेंटल वर्क इज़ अफेक्टेड, विकास से कार्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का सिर्फ अपना फ़ायदा होता है, वो अपने लोगों का भलाई देखते हैं, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे, जो क्वेश्चन का डिमांड है, द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय। तो इसके अंतर्गत जो पहला है वो है एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002, मतलब वही है एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था, कैंडिडेट मस्ट डिक्लेयर हिज हर क्रिमिनल फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। उम्मीदवार को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की घोषणा करना होगा। उसके बाद दूसरा है रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2005। इसके अंतर्गत क्या था कि जो 2 साल या 2 साल से अधिक जिस भी एमपी या एमएलए पर कोई भी क्रिमिनल केस प्रूफ हो जाता है और उन्हें सज़ा हो जाता है, तो उन्हें अपना एमपी या एमएलए का जो पद है उसे त्यागना पड़ेगा। उसके बाद है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013। तो इसमें क्या हुआ था कि जब तक कोई भी एमपी या फिर एमएलए पे कोई भी चार्जेस प्रूफ नहीं हो जाता है, वो एमपी या एमएलए अपने ऑफिस में बने रह सकते हैं। तो ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हो गया। उसके बाद है चौथा इसमें पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस 2013। तो इसमें नोटा का जो प्रावधान अभी आया है वो इसी केस के थ्रू आया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ईवीएम मशीन पे एक नोटा का भी ऑप्शन दिया जाए। उसका जो पांचवा है इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर नॉट इंक्लूडेड सच पर्सन इन देयर कैबिनेट अगेंस्ट होम सीरियस क्राइम्स हैव बीन एलिग्ड। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ऐसे व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल न करने की सिफारिश की जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स और केसेस हो गया जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं वे फॉरवर्ड, अर्थात आगे की राह की इस टॉपिक से, इस प्रश्न में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों को मजबूत करना, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, कानून का प्रभावी प्रवर्तन, मेकिंग वोटर्स अवेयर, मतदाताओं को जागरूक करना, रिड्यूसिंग द मनी एंड मसल्स पावर इन ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों के धन और बाहुबल को कम करना। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हो गया जिससे आप 1 से 2 लाइन में इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिख के आंसर को कंक्लूड करना है, और कंक्लूजन आप 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपको स्पेस रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्न का मॉडल स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।